शाया किए नहीं जा रहे, शाया करवाए जा रहे हैं ना, और नशर किए नहीं जा रहे, नशर करवाए जा रहे हैं। तो उनको ये मैसेज दिया गया है कि ज़रा रुक के, ज़रा ठंडा करके खाएं, ज़रा रुक के चलें। इलेक्शन करवाने का तो कह दिया था। अब ये कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि जी उन्होंने लिखा था शुड बी हेल्ड, जहाँ पे जाती उम्र की हदूद ख़त्म होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको हमारी मारूज़ात पसंद हैं तो बराए करम हमारे इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पे ना सिर्फ ख़ुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। सर, बिलाखिर इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो गया, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? आप क्या कहेंगे इस पे? सर, मैं तो आपसे सुनने के लिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मेरी तो सीधी सीधी राय ये है कि अभी भी पूरे यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। उस वक्त तक यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि पूरे यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान को इस सिस्टम से बाहर रखने के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो कि मेरी इत्तलात ये हैं कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके तमाम तर कोशिशों और काविशों के बावजूद। सर, इस फैसले में कुछ जज साहबान ने सदर मुमलिकत पर भी कहा है कि उनकी वजह से ताख़ीर का शिकार हुई, इसलिए उन पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक और मुअज़्ज़ज़ जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जब एक कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर, साबिक़ डिप्टी स्पीकर, वो अदालत आए थे कि जनाब 90 रोज़ में इलेक्शन का हुक्म जारी फरमाया जाए, तो जब अदालत ने हुक्म दे दिया था और इदारों ने इलेक्शन नहीं करवाए थे तो कासिम सूरी साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं की? इसलिए उन पर भी आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए, क्यों ना लगा दिया जाए? ये अजीब-ओ-गरीब बात है कि एक बंदा, एक दरख्वास्त गुजार जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। अदालत ऑर्डर करती है, उस पर ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होता तो दरख्वास्त गुजार को पकड़ लिया जाए कि हमारे ऑर्डर पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अजीब बात है ऐसा। तो लेकिन जहाँ तक बहरहाल सदर मुमलिकत का मामला है, अब देखें कितना मज़ाक़ खेज़ है कि सदर मुमलिकत, बहरहाल सदर मुमलिकत का रोल जो है, मेरे पास कुछ ऐसी इत्तलात हैं, ख़बरें हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता कि वो उनका रोल क्या रहा और इमरान खान साहब उनको किस नज़र से देखते हैं, क्या कुछ पैगाम रसानी भी हुई है, जेल के अंदर से भी, अटक में से भी, अडयाला में से भी कुछ होती रही है, वो खैर फिर कभी उसका जिक्र कर लेंगे। लेकिन सदर मुमलिकत ने बहरहाल दो टोक लफ्ज़ों में इलेक्शन करवाने का तो कह दिया था। अब ये कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है कि जी उन्होंने लिखा था शुड बी हेल्ड, उनको लिखना चाहिए था विल बी हेल्ड। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये क्या मतलब तवीलें तलाश की जा रही हैं, ये क्या जवाज़ तराशे जा रहे हैं, ये क्या बहाने तलाशे जा रहे हैं? खुद सोचे ज़रा यार। ऐसा अदालत में कुछ बड़े अजीब से बयानात जज साहबान की तरफ से कहा गया, तंज़ किया गया बल्कि कि पीटीआई और पीपीपी हमें एक होते नज़र आ रहे हैं। ये देखें ना, अब ख़ुद अदालत का ये जो रवैया है ये आलमोस्ट नून लीग का रवैया है, नून लीग की ख्वाहिश है या इस मुल्क के ताकतवर हलकों की ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से मतलब पीटीआई के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाएं ताकि वो उनको कॉर्नर किया जा सके। अब पीटीआई मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साए से भी दूर भागेगी, लेकिन अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स है ना, बेशक हल्के फुल्के लहजे में ही बात की गई है, लेकिन ये रिमार्क्स बड़े अजीब से लगें। अगर आप बंदयाल के ये रिमार्क, जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये रिमार्क्स आप बहुत सीरियसली लेते थे जब उन्होंने कहा था गुड टू सी यू, तो इन रिमार्क्स को भी फिर सीरियसली लिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? भाईजान, हमने तो लास्ट अपने वीलॉग में भी अर्ज़ किया था कि इस वक्त ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है कि पीटीआई को इंतखाबात से और बल्ले को बैलेट से दूर रखा जा सके। और इस वक्त प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी यही है कि अगर इमरान खान को सिस्टम से बाहर किस तरह रखा जाए, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इंतखाबात भी करवाने और इमरान को सिस्टम से बाहर भी रखना है। लेकिन एक बात तमाम मेरे सुनने वाले जहन में रखें
कि ये इंतखाबात में जिस सियासी जमात को, जिस शख्सियत को 80% से ज़्यादा हमायत हासिल है, उसमें 80% रोल जो है वो ख़ुद इमरान ख़ान का है, जिसने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, जिसने अपने किरदार से बहरहाल साबित किया है कि खौफ के बुत को इस अंदाज में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और बाकी जो 20% रोल प्ले कर सकते हैं वो अब पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, और उन 20% में से भी निस्फ से ज़्यादा यानी 50, उन 20% का जो 50% हिस्सा है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। अगर उन्होंने इसी तरह अपना दबाव बरकरार रखा तो फिर मेरा ख्याल है यहाँ तक भी मुमकिन है कि इमरान ख़ान को भी इंतखाबात से पहले रिहा करना पड़े। जी सर, आप कह रहे हैं कि इमरान खान या पीटीआई की पॉपुलैरिटी अभी 80% से भी ज़्यादा है इस वक्त जो है वो, तो लेकिन जो अभी सर्वे आ रहे हैं वो तो 35-65 की जो वो ये भी बड़ी टेक्निकल बात है। ये जो सर्वे शाया किए नहीं जा रहे, शाया करवाए जा रहे हैं ना, और नशर किए नहीं जा रहे हैं, नशर करवाए जा रहे हैं कि जनाब 65 और 35% का फ़र्क है। बज़ाहिर तो पीटीआई के लोग भी इन सर्वेज़ को शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक प्लानिंग है पूरी कि जनाब फ़र्क को थोड़ा सा कम किया जाए, फ़र्क को इतना कम किया जाए ताकि जो दीगर अपने हाथों में पार्टियां उठाई हुई हैं उनको ये दिलासा दिया जा सके, उनको ये एश्योर किया जा सके कि जनाब ये 60 और 40 का फ़र्क है, ये दूर करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। 50-55 का फ़र्क तो हम आराम से निकाल लेते हैं, तो 60-40 का फ़र्क ये 3, 4, 5, 6 सियासी जमातें मिल के 60-40 का फ़र्क भी निकाल लेंगे। सर इलेक्शन एश्योरेंसेस दी जा रही हैं जी। अब उन एश्योरेंसेस पे कौन कितना यकीन कर रहा है ये एक दूसरा मामला है। ये भी आपको बताता चलूँ कि जो ही ये पूरी फ़िज़ा बननी शुरू हुई है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आए हैं, तो एक तो सिविल ब्यूरोक्रेसी ने, जैसे हमने लास्ट अर्ज़ किया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पे पहले से बिहेव करना शुरू कर दिया है, और उनके इस बिहेव करने पे सबसे पहले यकीन जो लेके आई है वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है। अब उस ब्यूरोक्रेसी में आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि जब ये हो रहा था, जब वज़ीर आज़म थे इमरान ख़ान, तो बिल्कुल आखिरी दिनों की बात है, जो जाती उम्रा के बिल्कुल करीब, जाती उम्रा के बाहर रोड पे जो वो छोटे छोटे पुलियाँ जिसको कहते हैं ना, खालों की पुलियाँ जो है ना वो नई बनाई जा रही थी, तो वो किसी न किसी तरह से खान साहब तक पहुँची। मेरी और खान साहब के आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुई, और कि जी ये पूछा जाए कि किसने किया है, तो मैंने अपने तई खैर बात की दो बड़ी सिविल ब्यूरोक्रेसी की शख्सियात से। दोनों ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो रूटीन की कार्रवाई है। तो जब मैंने खान साहब को बताया तो खान साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। अच्छा, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता होगा, और फिर वही हुआ कि मेरा ख्याल है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब जो थे वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन के सामने आ गए, और समझ आ गई कि वो पुलियों की मुरम्मत क्यों की जा रही थी, वो ब्रिजेस क्यों बनाए जा रहे थे। आज की ताज़ा ख़बर आपको बताता चलूँ कि जैसे ही ये नवाज़ शरीफ साहब का ये सारा अमल शुरू हुआ है, वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने बिहेव करना शुरू किया है, तो जहाँ से जाती उम्रा की बिल्कुल स्टार्ट होता है ना, जाती उम्रा की दीवार है या जाली है, बिल्कुल वहाँ से उसके 1 इंच पीछे नहीं, 1 इंच आगे नहीं, बिल्कुल वहाँ से सड़क की कारपेटिंग शुरू की गई है, और बिल्कुल दूसरे सिरे पे वहाँ पे जाके ख़त्म की गई है। वो मेरा ख्याल किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जितना भी बनता होगा, एग्जैक्टली वहाँ पे जाके ख़त्म की गई है, ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे, जहाँ पे जाती उम्रा की हदूद ख़त्म होती हैं। तो नई सड़क बनाई जा रही है। मेरा ख्याल जब मैंने देखी थी 2-4 दिन पहले तो वो खुदाई की गई थी, मेरा ख्याल बन गई होगी सड़क, तो वो उनको प्रोटोकॉल पूरा दिया जा रहा है। एश्योरेंसेस का आलम भाईजान ये है कि ये इसमें आप मेरी ख़बर भी कह लें कि एक नून लीग से मुतालिक एक सियासतदान कम और कारोबारी शख्सियत ज़्यादा, और एक खालिसतन कारोबारी शख्सियत जो हैं, जो नून लीग की जो बालाई की आदत है, उनके करीबी अजीज़ भी हैं, उन दोनों शख्सियात के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अभी तक मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात से और उम्मीदवारों से
इलेक्शन के नाम पे 2.5 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। 2.5 अरब रुपए जनाब अली। और उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जनाब हम आपको पैसे तो दे देते हैं, लेकिन आप हमें यकीन तो दिलाए ना, आप हमें एश्योर तो करें कि एक तो हम सिस्टम का हिस्सा होंगे और दूसरा ये कि आप वज़ीर आज़म के तौर पे आ रहे हैं। तो अभी तक दूर दूर तक ऐसी एश्योरेंस मिल नहीं रही, बल्कि ये ऐसी एश्योरेंस का सुन के मुझे वो बात याद आ जाती है कि वो अगवा करने वाले ने शौहर को फ़ोन किया कि तुम्हारी बीवी मेरे कब्ज़े में है, तो सबूत के तौर पे मैं उसकी एक उंगली काट के तुम्हें भेज रहा हूँ, तो इतना तावान भेज दो। तो शौहर ने कहा कि सबूत भेजना है तो उंगली नहीं, ज़बान काट के भेज, ज़बान। तो वो जो इंश्योरेंसेस मांगने वाले हैं उन्होंने ज़बान मांगी है, मेरा मतलब वादा मांगा है और नहीं कुछ, खुदा न खास्ता ज़बान मांगते हैं जैसे ज़बान देते हैं ना, जी तो वो वाली ज़बान कह रहा हूँ। उस ज़बान की बात कर रहे हैं। सर कौन सी ऐसी 2 शख्सियत हैं जिन्होंने 2.5 अरब जमा कर लिया, कुछ हिंट तो दें। यार हिंट दे के मैंने मरना है। अच्छा चलो एक हिंट भी मैं ऐसा दूंगा बेटा कि तुम्हें समझ ही नहीं आनी। एक कारोबारी शख्सियत है जिसके नाम के साथ मिर्जैक लगता है, और दूसरी कारोबारी शख्सियत जो आला क़यादत की अजीज़ है वो आर टांगा पार टांगा विच टल्लम टल्लियाँ आर गया सर मैं पार आर पार सर मैं समझ गया। सर एक और बड़ी मुखबरी थी आपके पास। यार तुम मुझे मरवाओगे भाईजान, वो कैसे बताऊं यार, अब मेरे पास अल्फाज नहीं। अच्छा चलो बता देता हूं, फिर मैं नाम नहीं बताता आपको। नून लीग के जो सियासी और कारोबारी हल्के हैं ना, उनमें आजकल एक बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बना हुआ है। सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है और ख्वाजा आसफ़ साहब उनको तैयार कर रहे थे अपने नीचे MPA के तौर पे। जैसे कहते हैं ना कि अब हर MNA अपने नीचे 2 विंग्स तलाश करता है जो उस पर पैसा लगाएं, लेकिन उन साहब ने ये किया कि डायरेक्ट पार्टी फ़ंड के नाम पे या पार्टी फ़ंड देने के लिए खुद नवाज शरीफ साहब से रब्ता कर लिया। अच्छा। और उन्होंने सोचा कि आधी रकम जो है वो मैं शीन, वो जो कहते हैं ना शीन में से मीम और मीम में से शीन, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि आधी रकम जो है वो मैं नून को दूंगा और आधी रकम मैं शीन को दूंगा। जब वो नून ग्रुप के पास पहुंचे, उन्होंने आधी रकम दी, तो वहाँ पे उनको एहसास हुआ कि यहाँ पे मामला ठीक नहीं है, तो उन्होंने 5 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा करवाने के बाद शीन ग्रुप की तरफ वापस जाना था। वहाँ पे जब उन्होंने मामला ख़राब देखे तो वहीं पे अपना इरादा तब्दील कर लिया, तो आधी रकम पार्टी फंड में दे दी, पार्टी फंड में दे दी और आधी रकम देने का इरादा तर्क कर दिया। ओहो, 5 करोड़ का नुकसान सर। सर बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत हम बनाएंगे, आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे देखने या ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है। बिलावल साहब अब रेस में नहीं है, मैं देखूँ या ना देखूँ, मेरा देखना वैसे ही है जैसे मिरासी बेचारे का गधा गुम हो जाता है, वो बहुत तलाश करता है, थक हार के बिल्कुल मर जाता है जब वो, तो दरख्त के नीचे आके बैठ जाता है। वहाँ पे एक जोड़ा रोमांटिक गुफ्तगू कर रहा होता है और लड़का लड़की से कह रहा होता है, जानू तेरी आंखों में मुझे पूरा जहां नज़र आता है, तो मिरासी के मुँह से एकदम निकलता है, और यार मेरा खोता भी देखी कितने नज़र आ रहे हैं। तो मेरा देखना ऐसे ही है बिलावल साहब को वज़ीर आज़म के तौर पे। सर असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ ये देखें ना, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड से भी गड़ा प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है। और आपको ये भी ख़बर देता चलूँ कि कहने वालों ने एक मैसेज भी दिया है नवाज़ शरीफ साहब को 3 या 4 दिन पहले कि ज़रा थम के चले। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म के तौर पे बिहेव कर रहे थे, तो उनको ये मैसेज दिया गया है कि ज़रा रुक के, ज़रा ठंडा करके खाएं, ज़रा रुक के चलें, ज़रा थम के बिहेव करें। और उनसे ये भी कहा गया है कि अभी बहुत सारे मामलात आपसे भी तय होने वाले बाकी हैं और अभी बहुत सारे मामलात दीगर सतहों पे भी तय होने वाले अभी बाकी हैं, इसलिए आप ज़रा आराम आराम से चलें। उसके बाद आपने देखा होगा
कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा मंजर आम पर नहीं आए, 2-3-4 दिन तक आपने ये बड़ी देखा खबर है सर, ये बड़ी खबर है। सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात, आज की छोटी सी बात ये कि एक जोगी मजमे से कहता है कि एक बात याद रखना, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। इसी दौरान एक कुत्ते ने आके जोगी को काट लिया। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।